हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की सोशल साइंस एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 9 की सामाजिक विज्ञान में इतिहास के चैप्टर नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। जी हाँ, हमारे पास कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कंप्लीट कराया जाता है, साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां पर एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। और इतने सारे कोर्सेस एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री में प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर आपको ई बुक्स और नोट्स की भी आवश्यकता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ। और आज होने वाला है चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेशन। अब टोटल कितने क्वेश्चन होने वाले हैं? टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल 30 एमसीक्यू होने वाले हैं। ठीक है, टोटल 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। अब ये 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे इसको भी देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, यानी कि जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है होंगे वहीं से। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एक पेपर लेना है, एक पेन लेना है, 1 से 30 तक की नंबरिंग उसमें कर लेनी है। ठीक है, 1 से 30 तक की नंबरिंग उसमें कर लेनी है, और जो भी आपका आंसर बनता है ABCD वो लिख लेना है, और जो आंसर मैं बताऊंगी वो भी यहां पर लिख लेना है। जो भी आंसर सही रहता है, फिर आपको मैच करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं, और जितने क्वेश्चन सही हैं वो आपको कमेंट में मुझे बता देने हैं कि आपके 30 में से इतने क्वेश्चन सही हैं। ऑलराइट, तो पेपर में भी लिखना है अपना आंसर और कमेंट में भी आंसर लिखना है। तो शुरू करते हैं ये सेशन और जानते हैं कि आज का विजेता कौन होता है। चलिए देखा जाए। पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 है, बास्तील के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताओ भाई, बास्तील का किला, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है, सही है? ये पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन सामने है, उसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए है, यह फ्रांस में किले की जेल थी। आमतौर पर लोग बास्तील से घृणा करते थे। यह सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। उपरोक्त में से सभी। क्या लगता है, बास्तील के बारे में कौन सा कथन सही है? फ्रांस में किले की जेल थी, आमतौर पर लोग बास्तील से घृणा करते थे, सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था, या उपरोक्त में से सभी? क्या लगता है, बताइए भाई जल्दी से। ABCD, तेजी से आंसर आना चाहिए भाई, जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए। आ गया सभी का आंसर? सारे ऑप्शन देख लिए, सही ऑप्शन पे टिक कर लिया, पेपर में लिख लिया। देखा जाए आंसर, देखो भैया सही आंसर है उपरोक्त में से सभी, ऑल ऑफ द अबव। ऑलराइट, क्योंकि बास्तील फ्रांस में एक किले की जेल थी, बास्तील का किला था, उसमें जेल बनाई गई थी। आमतौर पर सारे लोग बास्तील के किले से घृणा करते थे, और यह सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। और जिस दिन फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, किस दिन हुई थी? 14 जुलाई 1789 की सुबह सुबह लोग सड़कों पर उतर आए थे, सरकारी भवनों को घेर लिया था, और बास्तील के किले में जो जेल थी उसको तोड़ दिया था, कैदियों को बाहर निकाल दिया था, और बास्तील के किले को ध्वस्त कर दिया था। ऑलराइट, चलिए एक सवाल हो चुका है। अगला सवाल है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? बताओ भैया, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1689, 1789, 1889 या फिर 1947 में? बताओ भाई, क्या लगता है फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई? अभी बताया था मैंने, अभी जो पहला क्वेश्चन कराया मैंने उसी में मैंने आपको बताया था। बताओ 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 जल्दी से, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? देखा जाए, सभी का आंसर आ गया।
पेपर में लिख लिया आंसर, चेक किया जाए। चलिए, तो इसका सही आंसर है 1789। कब हुई थी? 1789, 14 जुलाई 1789 को हुई थी। क्लियर? चलिए, 2 सवाल हो चुके हैं। तीसरा सवाल है, क्रांति 1789 के समय फ्रांस पर कितना विदेशी ऋण था? जब फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 की, उस समय फ्रांस पर कितना ऋण था, कितना कर्जा था, विदेशों को कितना कर्जा लौटाना था? 2 अरब लिब्रे, 12 अरब लिब्रे, 10 अरब लिब्रे, 2.8 अरब लिब्रे। लिब्रे क्या है? सबसे पहले आंसर दे दो, उसके बाद पूरी कहानी समझेंगे। पहले तो आंसर बता दो जल्दी से, तेजी से। आंसर कमेंट में भी बताना है, पेपर पर भी लिखना है, बाद में चेक भी करना है, ठीक है? और पूरी ऑनेस्टी के साथ होना है ये काम, देखा जाए। चलिए, तो क्रांति के समय फ्रांस पर कितना विदेशी ऋण था? कितना था? 12 अरब लिब्रे का था, 12 अरब लिब्रे। अब ये लिब्रे क्या थी? लिब्रे क्या है? लिब्रे है फ्रांस की प्राचीन मुद्रा उस समय की, ठीक है? जैसे भारत की करेंसी क्या है? कमेंट में बताइए जल्दी से। लिब्रे जो है फ्रांस की प्राचीन मुद्रा है, फ्रांस की प्राचीन मुद्रा। मुद्रा यानी कि करेंसी, जैसे भारत की करेंसी क्या है? रुपया है। अच्छा, चलो एक सवाल बताओ कि फ्रांस की वर्तमान मुद्रा क्या है? वर्तमान करेंसी क्या है? लिब्रे तो प्राचीन करेंसी है, लेकिन वर्तमान करेंसी क्या है? ठीक है, तो अब इतना ज्यादा कर्जा क्यों था फ्रांस पर? तो वो इसलिए था क्योंकि कई सारे युद्धों में इसने हिस्सा लिया, ठीक। उसके बाद अमेरिका का सहयोग दिया अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटेन के खिलाफ, और बुर्बो राजवंश का शासन था। बुर्बो राजवंश के जितने भी राजा रहे थे सब विलासितापूर्ण जीवन जीते थे, ठीक है, अपनी शानो शौकत में कोई कमी नहीं रखते थे। पैसा तो खर्च होगा, तो इसलिए इसने विदेशों से, उस समय इसका राजकोष खाली हो गया था, तो जो उस समय लुई 16वां शासक था, उस समय शासक कौन था फ्रांसीसी क्रांति के समय? लुई 16वां। वो जब गद्दी पर बैठा तो पूरा राजकोष खाली मिला, तो उसे टैक्स बढ़ाने पड़े जनता पर और दूसरे देशों से कर्जा भी लेना पड़ा, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय 12 अरब लिब्रे का कर्जा था फ्रांस पर। ऑलराइट, चलिए अब क्या है, लुई 16वां किस राजवंश से संबंधित था? क्वेश्चन नंबर 4 है, लुई 16वां किस राजवंश से संबंधित था? बेनेरिक राजवंश, बेंसन राजवंश, बुर्बो राजवंश, बार्बिक राजवंश, किससे संबंधित था? जल्दी कमेंट करना है, तेजी से कमेंट करना है, बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। लुई 16वां 1789 की क्रांति के समय यही शासक था, निरंकुश शासक था। किस राजवंश का शासक था? चेक किया जाए, ABCD लिख लिया पेन पेपर से। चलिए, बुर्बो राजवंश, लुई 16वां बुर्बो राजवंश का शासक था, ठीक है। बुर्बो राजवंश का निरंकुश शासन उस समय फ्रांस में चल रहा था। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय सभा बुलाने का क्या उद्देश्य था? जो नेशनल असेंबली बुलाई गई थी, ठीक है, उसका क्या उद्देश्य था? क्या उसका उद्देश्य राजा को दंड देना था, कर लगाना था, कर हटाना था, या दार्शनिकों को पुरस्कृत करना था? बताओ भाई। राष्ट्रीय सभा जो बुलाई गई थी, वहां की नेशनल असेंबली जो बुलाई गई थी, उसका क्या उद्देश्य था? देखा जाए, उसका उद्देश्य था टैक्स लगाना, कर लगाना, ठीक है, क्योंकि फ्रांस का राजकोष खाली हो चला था, फ्रांस के पास पैसा नहीं बचा था, तो कर लगाने थे। जो पुराने कर थे उनको बढ़ाना था, नए कर लगाने थे और जनता को परेशान करना था। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजा के झगड़े के पश्चात राष्ट्रीय सभा किस स्थान पर एकत्रित हुई? जब वहां के राजा से झगड़ा हो गया तो नेशनल असेंबली की सभा है, राष्ट्रीय सभा किस स्थान पर एकत्रित हुई थी? राजा के महल में, राजा के सामने, टेनिस कोर्ट में, बर्लिन में? बताइए भाई, राजा के महल में, राजा के सामने, टेनिस कोर्ट में, या फिर बर्लिन में? कहां आयोजित करी गई थी? राजा से झगड़े के पश्चात राष्ट्रीय सभा किस स्थान पर एकत्रित हुई? राजा के महल, राजा के सामने, टेनिस कोर्ट, या फिर बर्लिन? तो ये टेनिस कोर्ट में आयोजित हुई थी, ठीक है।
याद रखना है भाई इस बात को। 6 सवाल हो चुके हैं, 6 सवालों के आंसर आपकी कॉपी में पहुंच चुके हैं, कमेंट में पहुंच चुके हैं। जल्दी से बताओ, अगर नहीं लिखे हैं फिर से जाओ, वीडियो के पीछे जाओ, फिर से सारे क्वेश्चन देखो, कमेंट करो और अपनी कॉपी में भी आंसर लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेट से क्या अभिप्राय था? बताओ भाई, स्टेट से क्या अभिप्राय था? क्या अलग अलग राज्य को स्टेट कहा जाता था? धार्मिक केंद्रों को स्टेट कहा जाता है? सीधे राज्य को दिया जाने वाला कर था स्टेट? या फिर फ्रांस का सामाजिक वर्ग का विभाजन था स्टेट? बताइए क्या लगता है आपको, स्टेट क्या है? ए बी सी डी आ गया दिमाग में? आ गया दिमाग में? तो जल्दी से कमेंट में भी आंसर लिख दें। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस का सामाजिक वर्ग का विभाजन स्टेट कहलाता था, क्योंकि प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट में बांटा गया था। ठीक है, कैसे कैसे बांटा गया था? प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। अब पहले, दूसरे और तीसरे में कौन कौन था, कैसे कैसे था, उसको भी जाना जाए। ठीक है, तो पहले में था आपका पादरी वर्ग, जो चर्च के प्रमुख होते हैं। दूसरे में कौन था? द्वितीय स्टेट में कौन था? बताओ भाई, कौन था? कुलीन वर्ग यानी कि अमीर वर्ग। और तीसरे वर्ग में कौन था? फ्रांस की आम जनता या जनसाधारण। ऑलराइट, क्लियर। चलिए, तो 7 सवाल हो चुके हैं। 8वां सवाल है, फ्रांस में मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा किसने करी थी? बताओ भाई, फ्रांस में मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा किसने करी? विधानसभा ने, राष्ट्रीय महासभा ने, राष्ट्रीय सम्मेलन ने, किसी ने भी नहीं करी। बताओ भाई जल्दी से, आ गया आंसर दिमाग में? नागरिक एवं मानव अधिकारों की घोषणा किसने करी थी? देखा जाए तो इसका सही आंसर बनता है राष्ट्रीय महासभा ने। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग के नहीं थे? बताओ भाई, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग, क्या पूछा गया है? 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के जो वर्ग थे, किसमें से उन वर्गों में शामिल नहीं किया गया था, यह पूछा गया है। ठीक है, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, सम्राट, व्यवसायी और किसान, जो 3 वर्ग थे। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये जो 3 वर्ग थे, इनमें से किसको शामिल नहीं किया गया था तीनों वर्गों में? ठीक है, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, सम्राट, व्यवसायी और किसान, ए बी सी डी। जल्दी से बताएं भाई, किसको शामिल नहीं किया गया था? कौन किसी भी वर्ग के नहीं थे? देखा जाए तो इसका सही आंसर बनता है सम्राट। सम्राट किसी में नहीं था। इधर पादरी वर्ग था, इधर कुलीन वर्ग था और इधर व्यवसायी और किसान थे। ठीक है, जो कि आम जनता में, जनसाधारण में शामिल थे। क्लियर? चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर 10, बास्तील का पतन कब हुआ था? बताओ भाई, बास्तील का पतन कब हुआ? 12 जुलाई 1789 को, 10 जुलाई 1789 को, 11 जुलाई 1789 को या 14 जुलाई 1789 को? बास्तील के किले की जेल, जिससे सभी नफरत करते थे, निरंकुश शक्तियों का एक नमूना था, वो निरंकुश शक्ति का प्रतीक था वो। ठीक है, तो 12 जुलाई 1789, 10 जुलाई 1789, 11 जुलाई 1789 या 14 जुलाई 1789? याद आ गया किससे संबंधित है? बास्तील का किला। बास्तील के किले को कब ध्वस्त किया गया था? 14 जुलाई 1789, फ्रांसीसी क्रांति। यहीं से तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है भाई। क्लियर है?
चला जाए आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, द्वितीय स्टेट में कौन से लोग शामिल थे? बताओ भाई, द्वितीय स्टेट में कौन से लोग शामिल थे? पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, व्यापारी वर्ग या किसान वर्ग? द्वितीय स्टेट में कौन से लोग शामिल थे? पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, व्यापारी वर्ग या किसान वर्ग? बताइए जल्दी से, तेजी से बताना है। देखें, द्वितीय वर्ग की बात करें तो कुलीन वर्ग शामिल था, पादरी वर्ग आते थे पहले में, ये आते थे सेकंड में और ये आते थे थर्ड में। क्लियर? चलिए अब है 12वां सवाल, बास्तील का किला किस बात का प्रतीक था? बताओ, स्वतंत्रता का, समानता का, बंधुत्व का या फिर निरंकुश शक्तियों का? बास्तील का किला किस बात का प्रतीक था? स्वतंत्रता का, समानता का, बंधुत्व का, निरंकुश शक्तियों का? बताइए भाई जल्दी से, तेजी से बताना है आंसर। बास्तील का किला किस बात का प्रतीक था? देखा जाए आंसर तो देखें, निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था बास्तील का किला, क्योंकि बास्तील के किले में एक जेल थी, उसमें किसी भी व्यक्ति को कैद कर दिया जाता था और 14 जुलाई 1789 को जनता ने इसके किले पर हमला बोल दिया, कैदियों को बाहर निकाल लिया और किले को ध्वस्त कर दिया। 13वां सवाल है, तृतीय स्टेट में इनमें से कौन सा वर्ग शामिल नहीं था? जो तीसरा वर्ग है इसमें से इनमें से कौन सा तीसरे वर्ग में शामिल नहीं था? ध्यान से सुनना, तीसरे वर्ग में कई सारे व्यक्ति शामिल थे। पूछा गया है अदालती कर्मचारी, बड़े व्यवसायी, किसान और कुलीन वर्ग, कौन शामिल नहीं था? बताओ, बहुत आसान सा सवाल है, आंसर स्पष्ट दिख रहा है। ठीक है, सबका इस क्वेश्चन का आंसर सही आना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। क्लियर? और इसी तरीके के सवाल इसलिए आपको कराए जा रहे हैं ताकि आपको तीनों वर्गों के बारे में पता लगे, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर बनता है कुलीन वर्ग। अदालती कर्मचारी, बड़े व्यवसायी, किसान, ये सब शामिल थे। ये थे भैया दूसरे वर्ग में, सेकेंड स्टेट में। चलिए 14वां सवाल है, 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से कौन से कार्य नहीं करवाए जाते थे? 18वीं सदी की बात हो रही है। 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से कौन से कार्य नहीं कराए जाते थे? कुलीन वर्ग की सेवा करना, स्कूली शिक्षक के रूप में सेवा करना, कुलीन वर्ग के घरों और खेतों में काम करना, सड़कों के निर्माण में सहयोग करना। किसान से कौन से काम नहीं कराए जाते थे? बताओ, फ्रांस में 18वीं सदी में। ऑप्शन अच्छे से पढ़ लो, आराम से पढ़ लो, तसल्ली से पढ़ लो, कोई जल्दबाजी की बात नहीं है, बस आंसर सही आना चाहिए, लॉजिक सही लगना चाहिए। ठीक है, देखा जाए आंसर, चेक किया जाए। चलिए तो देखें, इसका सही आंसर बनता है स्कूली शिक्षक के रूप में सेवा करना। ये किसानों से नहीं कराया जाता था, कुलीन वर्ग की सेवा कराई जाती थी, बिल्कुल कराई जाती थी। कुलीन वर्ग के घरों में और खेतों में काम करवाया जाता था, सड़कों के निर्माण में सहयोग भी कराया जाता था, लेकिन स्कूली शिक्षक के रूप में सेवा नहीं कराई जाती थी, क्योंकि किसान तो किसान थे, उनको शिक्षक नहीं बनाया गया, नहीं बनाया जा सकता। और अब देखें, पादरी किस स्टेट के अंतर्गत शामिल था? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? बहुत आसान सवाल है, जल्दी आंसर आना चाहिए, तेजी से आंसर आना चाहिए। देखें तो पादरी जो है प्रथम स्टेट के अंतर्गत शामिल था। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रांस के किन स्टेटों को करों से छूट प्राप्त थी? ऐसा कौन सा वर्ग था जिसको कर नहीं देना पड़ता था, जिसको विशेषाधिकार भी प्राप्त थे? बताइए भाई जल्दी से। प्रथम स्टेट यानी कि पादरी, द्वितीय स्टेट यानी कि कुलीन वर्ग, प्रथम व द्वितीय स्टेट दोनों को, तृतीय स्टेट को, तृतीय स्टेट में कौन कौन आता है? व्यवसायी, कारीगर और किसान। देखा जाए तो देखें भैया, प्रथम व द्वितीय स्टेट दोनों को, फ्रांस के किन स्टेटों को कर से छूट प्राप्त थी? पादरी और कुलीन वर्ग दोनों को छूट प्राप्त थी, दोनों को ही स्पेशल राइट्स भी दिए गए थे। ठीक है, यानी कि विशेषाधिकार थे। और कर कौन देता था? तीसरा वर्ग देता था। ठीक, अब है सवाल,
क्वेश्चन नंबर 17 है, फ्रांसीसी क्रांति समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी? फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी? 45%, 60%, 75% या फिर 90%? बताइए भाई, फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी? देखा जाए तो 75% संख्या जो है, 75% जनसंख्या जो है किसकी थी? किसानों की थी फ्रांसीसी समाज में। क्वेश्चन नंबर 18 है, सितंबर सम्मेलन में लुई 16वें के लिए क्या दंड निश्चित किया गया? सितंबर में जो सम्मेलन आयोजित किया गया उसमें लुई 16वें के लिए, जो कि निरंकुश राजा था, उसके लिए क्या दंड निर्धारित करा गया? बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए है मृत्युदंड, ऑप्शन नंबर बी है निर्वासन, ऑप्शन नंबर सी है आजीवन कारावास, ऑप्शन डी है क्षमादान। बताओ भाई, क्या दंड दिया गया? मृत्युदंड, निर्वासन, आजीवन कारावास या फिर क्षमादान? देखा जाए, मृत्युदंड निर्धारित किया गया था, निरंकुश राजा था। 19वां सवाल है, इसके बाद मात्र 11 सवाल बचेंगे, तो जल्दी से ये बता दो कि पूरी ईमानदारी से आंसर आ रहे हैं, पेपर में भी लिखे जा रहे हैं आंसर, ठीक है? इनमें से किसे राज्य को दिया जाने वाला कर देने से छूट थी? बताओ भाई, कौन सा ऐसा वर्ग था जिसे राज्य को कर नहीं देना पड़ता था? पादरी, बड़े व्यवसायी, वकील, छोटे किसान? बताइए जल्दी से, राज्य को दिया जाने वाला कर देने से छूट थी? पादरी, बड़े व्यवसायी, वकील और छोटे किसान। देखें, पादरी वर्ग जो था, बड़े व्यवसायी, वकील, किसान, इन सबको देना पड़ता था, लेकिन पादरी वर्ग को नहीं देना पड़ता था। प्रथम स्टेट में आते थे ये। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर था? डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर कौन सा था? टाइद, टाइल, लिब्रे, स्टेट? बताओ भाई जल्दी से, टाइद, टाइल, लिब्रे, स्टेट? देखा जाए तो टाइल, टाइल जो था सीधे राज्य को दिया जाने वाला कर, राज्य यानी कि सरकार को दिया जाने वाला कर था, ठीक है? दिया जाने वाला कर था। लिब्रे क्या थी? फ्रांस की मुद्रा थी। स्टेट क्या थे? सामाजिक विभाजन या सामाजिक वर्ग, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय सम्मेलन ने किस अमानवीय प्रथा का अंत किया? जो राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, उसने किस अमानवीय प्रथा का अंत किया? सती प्रथा, बेगार प्रथा, दास प्रथा, सामंत प्रथा? बताइए भाई, राष्ट्रीय सम्मेलन ने किस अमानवीय प्रथा का अंत किया? सती प्रथा, बेगार प्रथा, दास प्रथा या फिर सामंत प्रथा? देखा जाए, देखो भाई, तो दास प्रथा का अंत किया गया था, ठीक है? क्योंकि दास प्रथा फ्रांस में बहुत ज्यादा प्रचलित थी। बंदरगाहों से दासों का व्यापार किया जाता था और कई किलोमीटर की लंबी समुद्री यात्रा उन दासों को एक जहाज में करनी पड़ती थी और दूसरी जगह जाकर उन्हें बागानों में एकदम गुलामों की तरह, एकदम बेगारों की तरह कि जिनसे काम कराया जाए लेकिन उनको उनके काम के बराबर मेहनताना ना दिया जाए, इस तरीके से काम करवाया जाता था। तो दास प्रथा अमानवीय प्रथा थी एक, जिसका राष्ट्रीय सम्मेलन में अंत किया गया था। ऑलराइट, और फ्रांस में दास प्रथा पूर्ण रूप से कब खत्म हुई थी? 1848 में, पूर्ण रूप से अंत। ऑलराइट, चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक साथ आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा? बताइए, निम्न में से किस दार्शनिक ने जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक साथ आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा था? रूसो, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए भाई, किस दार्शनिक ने जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक साथ आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा? देखा जाए
तो इसका सही आंसर है जॉन लॉक। 22 सवाल हो चुके हैं। 23वां सवाल है, इनमें से कौन चर्च द्वारा लगाया जाने वाला धार्मिक कर था? बताओ भाई। पिछली स्लाइड में वो आया था लेकिन मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया था। क्यों? क्योंकि अगर कर देती तो फिर आंसर सबसे बन जाता है ना। ये आपकी परीक्षा है कि आपने बाकी के लेक्चर अटेंड करे कि नहीं, ठीक है। तो कौन चर्च द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कर था? उसका नाम है टाइद, ठीक है। टाइद क्या है? चर्च द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कर। टाइल क्या था? सरकार द्वारा लिया जाने वाला कर, राज्य या सरकार द्वारा लिया जाने वाला प्रत्यक्ष कर। और लिब्रे क्या है? लिब्रे क्या थी? फ्रांस की मुद्रा उस समय, इसलिए हम इसको लिखेंगे फ्रांस की प्राचीन मुद्रा। तो फ्रांस की वर्तमान मुद्रा क्या है? ये कमेंट जल्दी से आ जाना चाहिए। स्टेट क्या था? ये सामाजिक विभाजन था, वर्ग विभाजन या समाज का वर्ग विभाजन। क्लियर? 23 सवाल हो चुके हैं। 24वें सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से फ्रांस में कौन सी राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने भेजते थे, यानी कि अपने अपने मेंबर भेजते थे? तो निम्न में से फ्रांस में कौन सी राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने सदस्य भेजते थे? नेशनल असेंबली, स्टेट जनरल, राज दरबार या फिर संसद यानी कि पार्लियामेंट? बता दो भाई। तीनों स्टेट के प्रतिनिधि जाते थे वहां पर। देखा जाए तो वो थी स्टेट जनरल, ठीक है। ये थी फ्रांस की राजनीतिक संस्था, फ्रांस की राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधियों को भेजा करते थे। और जब अधिकारों की बात आई तो तीसरे वर्ग के जो व्यक्ति थे और खास तौर से गरीब वर्ग के व्यक्ति और महिलाएं, उनको उस बैठक में भाग लेने का अवसर नहीं दिया था, ठीक है। और उस जनता ने, महिलाओं ने और गरीब वर्ग के व्यक्तियों ने ऐसे 40,000 शिकायतें अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भेजी थी। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, लिब्रे क्या है? फ्रांस की मुद्रा, फ्रांस लिबरेशन पार्टी, फ्रांसीसी कर या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई जल्दी से। लिब्रे क्या है? लिब्रे 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 क्या है? फ्रांस की मुद्रा, फ्रांस लिबरेशन पार्टी, फ्रांसीसी कर या फिर इनमें से कोई नहीं? देखे जाए तो लिब्रे है भैया फ्रांस की मुद्रा। फ्रांस की प्राचीन मुद्रा को लिब्रे कहा जाता था उस समय, ठीक है। अब है 5 सवाल बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता जिस सैनिक तानाशाह के उदय का आधार बनी। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता किस सैनिक तानाशाह के उदय का आधार बनी? उसका नाम क्या है? बताओ भाई। 1794 के बाद से डायरेक्टरी शासन लाया गया था, लेकिन डायरेक्टरी यानी कि जो 5 सदस्यों की एक समिति थी, ठीक है, और विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या होती थी? टक्कर होती थी, ठीक है। दोनों में टक्कर होती थी जिसके कारण डायरेक्टरी भंग हो गई। अब जैसे ही डायरेक्टरी शासन खत्म होता है तो राजनीतिक अस्थिरता आ गई, यानी कि राजनीति स्थिर रूप से चल नहीं पा रही थी। तो किस तानाशाह का उदय का आधार बनी वो डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता? किस तानाशाह का उदय हुआ फ्रांस में? नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 16वां, रॉबस्पियर या फिर रूसो? देखा जाए आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट राजदूत बना, फ्रांस का राजदूत बनकर आया, फ्रांस के लोगों का विश्वास जीता। 1804 में राजा बना, ठीक है।
फिर 1815 तक शासन किया। 1815 में पराजित हुआ वाटरलू के युद्ध में। किस युद्ध में? वाटरलू युद्ध में। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो 1804 से 1815 तक इसका शासन हमें देखने को मिलता है। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 27, टू ट्रीटाइटिस ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार कौन है? एक रचना दी गई है आपको, टू ट्रीटाइटिस ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार कौन है? रूसो, मॉन्टेस्क्यू, लॉक या वोल्टेयर? बताइए, टू ट्रीटाइटिस ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार कौन है? रूसो, मॉन्टेस्क्यू, लॉक या वोल्टेयर? देखा जाए, चलिए देख लेते हैं। तो इसके रचनाकार हैं कौन? टू ट्रीटाइटिस ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार हैं लॉक। ठीक है, चलिए याद रखना है, लॉक का पूरा नाम है जॉन लॉक। ठीक है, क्या नाम है? जॉन लॉक। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 28, द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक कौन है? एक और राइटर का नाम पूछा है। द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक कौन है? रूसो, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू या लॉक? बताओ भाई जल्दी से, कौन है? देखा जाए तो इसका सही आंसर है मॉन्टेस्क्यू। द स्पिरिट ऑफ द लॉज, मॉन्टेस्क्यू। क्वेश्चन नंबर 29, मात्र 2 सवाल बचे हैं। 2 सवाल के बाद आपका कमेंट आ जाना चाहिए कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। फ्रांस में किसने राजतंत्र का अंत कर इसे एक गणतंत्र घोषित किया था? क्या पूछा गया है? फ्रांस में किसने राजतंत्र का अंत करके इसे एक गणतंत्र घोषित किया था? पादरी वर्ग ने, नेशनल असेंबली ने, कन्वेंशन ने या फिर सम्राट ने? बताओ भाई, राजतंत्र का अंत किया और गणतंत्र घोषित किया, किसने किया? किसने किया भाई? कन्वेंशन ने। ठीक है, फ्रांस में राजतंत्र का अंत करके इसे गणतंत्र घोषित किया कन्वेंशन ने। चलिए, एक सम्मेलन के द्वारा किया गया था ये। फ्रांस में नेशनल असेंबली क्यों आहूत की गई थी? फ्रांस में नेशनल असेंबली क्यों आहूत की गई थी? फ्रांस के लिए संविधान बनाने के लिए, सम्राट की शक्तियों को सीमित करने के लिए, सम्राट पर राजगद्दी छोड़ने का दबाव बनाने के लिए, या का और खा दोनों? देखा जाए, फ्रांस में नेशनल असेंबली क्यों आहूत की गई थी? फ्रांस में संविधान बनाने के लिए, सम्राट की शक्तियों को सीमित करने के लिए। ऑलराइट, तो 30 सवाल हो चुके हैं। जल्दी से आपका आंसर आ जाना चाहिए कि 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। देखते हैं आज का विजेता कौन होता है, कौन सबसे पहले अपने नंबर बताता है और सही नंबर बताता है ईमानदारी से। ऑलराइट, चलिए सभी के कमेंट आ गए, काउंट कर लिए सभी ने। चलिए तो चलते हैं और मिलते हैं जल्दी ही अगले सेशन में। अगला सेशन मैं कराऊंगी आपको इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का। ऑलराइट, तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही अगले सेशन में। अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है जहां एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश जैसे स्पेशल कोर्सेज भी हैं और इतने सारे कोर्सेस एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में प्रोवाइड कराए जाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।